विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने वाक्यों की त्रुटियों के सुधार के लिए कुछ नियमों पर चर्चा की थी और उदाहरणों के द्वारा उसे सिद्ध किया था कि किस तरह से हम वाक्य शुद्धि करके भाषा का शुद्ध रूप हम लोगों के समक्ष रख सकते हैं, जान सकते हैं, बता सकते हैं। निश्चित रूप से भाषा वह समर्थ साधन है जिसके माध्यम से हम अपने हृदयस्थ विचारों को दूसरों तक लिखकर, बोलकर और संकेतों के माध्यम से पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों के हृदयस्थ विचारों को हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो इस तरह से विचारों के आदान प्रदान के सफल माध्यम का नाम ही तो भाषा है। आइए हम देखते हैं, 5 पॉइंट आपका कल हुआ था सुधार के लिए। 6ठा पॉइंट से हम इसका आपके सामने उदाहरण पेश करते हैं। उदाहरण को जानने से पहले मैं आपको इसका नियम बता दूं। विद्यार्थियों, जब किसी वाक्य में अनेक या यूं कहिए कि भिन्न भिन्न लिंगों के अनेक कर्ता और से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगी। एक बार फिर से, जब अनेक लिंगों के कर्ता जिनमें उनकी विभक्ति न लगी हो और वे और से जुड़े हों, ऐसी स्थिति में उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगी। 2 पॉइंट इसमें खास कर ध्यान देना है। भिन्न भिन्न लिंगों के अनेक कर्ता, माने एक से अधिक कर्ता और से जुड़े हों, ऐसी स्थिति में उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में ही होगी। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, उस दृश्य को सैकड़ों पुरुष, बालक और स्त्री देख चुके हैं। यद्यपि लास्ट में स्त्री आ रहा है, उसके बावजूद भी नियमानुसार जब भिन्न भिन्न लिंगों के विभक्ति रहित एक से अधिक कर्ता और से जुड़े हों तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगी। एग्जाम्पल पहला आपने देखा, यहाँ पर सैकड़ों पुरुष, बालक और स्त्री तीनों के लिए विशेषण के रूप में है, संख्यावाची, और क्रिया जो है देख चुके हैं, ऐसा पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, मेले में अनेक बालक, पुरुष और स्त्रियां दौड़ रहे थे। फिर देखिए वही फार्मूला यहां कि अनेक बालक, पुरुष और स्त्रियों की बहुतायत संख्या के बारे में बता रहा है और ये भिन्न भिन्न लिंग के हैं, उसके बावजूद भी नियमानुसार दौड़ रहे थे। हमने पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया है। तीसरा उदाहरण आप देखिए, एक बैल, 2 भेड़ और अनेक गायें। एक बैल, 2 भेड़ और अनेक गायें चल रहे हैं। चल रहे हैं पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया है। जबकि इसका कंडीशन जो था फार्मूले के अनुसार, भिन्न भिन्न लिंग के एक से अधिक कर्ता जब और से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होती है।
आपने इन तीनों उदाहरणों में देखा कि विभक्ति से रहित भिन्न लिंगों के अनेक कर्ता और से जुड़े हैं और तीनों वाक्यों में आपने देखा, देख चुके हैं, दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं। तीनों उदाहरणों में पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि विभक्ति रहित एक से अधिक भिन्न भिन्न लिंगों के कर्ता जब और से जुड़े हों तो उसकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगी। आइए हम 7वें पॉइंट पर दृष्टिपात करते हैं। 7वां पॉइंट आपका थोड़ा छठे से अलग है। इसमें क्या है कि जब भिन्न लिंग के दो कर्ता विभक्ति से रहित हों, यूं कह लीजिए विभक्ति से रहित भिन्न लिंग वाले, अलग अलग लिंग वाले दो कर्ता जब और से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया भी हमेशा पुल्लिंग बहुवचन में होगी। एक बार फिर देखिए, भिन्न भिन्न लिंग के जब दो कर्ता विभक्ति से रहित होने की अवस्था में और से जुड़े हों तो उस वाक्य की क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में होगी। उदाहरण देखिए, पहला बाघ और बकरी। बाघ पुल्लिंग है, बकरी स्त्रीलिंग है। बाघ और बकरी और से जुड़े हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं, चिन्ह नहीं है, एक ही घाट पर पानी पीते हैं। आपको थोड़ा रिमाइंड करा दूं, ये सेंटेंस कहा जाता था राम राज्य में, जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। अर्थात कोई किसी को सताता नहीं था, हर कोई अपने काम से काम रखता था, सबको समान आजादी थी। ये उसी का एग्जाम्पल है। एक बार और देखेंगे हम। इसके कर्ता के रूप में बाघ और बकरी दो कर्ता हैं और दोनों विभक्ति रहित हैं, चिन्ह नहीं लगे हैं, दोनों और से जुड़े हैं। ऐसी स्थिति में हमने देखा कि पीते हैं पुल्लिंग बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। ठीक इसी तरह दूसरा उदाहरण आप देखिए, रमेश और निशा। रमेश और निशा साथ ही विद्यालय जाते हैं। आपने देखा, रमेश पुल्लिंग है, एक वचन है, उसमें कोई चिन्ह विभक्ति चिन्ह नहीं लगा है, और निशा वो स्त्रीलिंग है और उसके साथ भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, और वे दोनों साथ विद्यालय जाते हैं। तो यहां पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले रमेश और निशा दो कर्ता हैं और दोनों विभक्ति रहित हैं, इसीलिए और से जुड़े हैं, इसलिए वाक्य की क्रिया पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त हुई है, जाते हैं। अब हम इन दोनों छठे सातवें के बाद 8वां पॉइंट देखेंगे। वाक्यों की शुद्धि के लिए आप दैनिक जीवन में भी इस चीज को अनुभव करते होंगे। जब आने वाला कौन हो या आने वाला कौन है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी न हो। मान लो हम घर के अंदर बैठे, कोई दरवाजा खटखटाता है, हम बच्चे से कहते हैं, देखो बेटा कौन आया है। आने वाला पुरुष भी हो सकता है, आने वाला स्त्री भी हो सकती है, लेकिन जब हमें आने वाले के लिंग का ज्ञान न हो, ऐसी स्थिति में हमेशा पुल्लिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है।
कैसे, देखिए, देखो कौन आया है। आने वाली स्त्री भी हो सकती है, कौन आई है हम ऐसा नहीं कह सकते। नियमानुसार जब हमें आने वाले के बारे में ज्ञान न हो कि आने वाला कौन है, तो उस समय क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन की प्रयुक्त होती है। देखो कौन आया है। दूसरा, तुम्हें घर कौन ले जाता है। हो सकता ले जाने वाली स्त्री भी हो, लेकिन जब हमें जानकारी नहीं होती कि वास्तव में वो कौन ले जाने वाला है, तो वहां भी हम जाता है, जाती है नहीं कहेंगे, जाते हैं नहीं कहेंगे। नियमानुसार जब हमें आने वाले या जाने वाले व्यक्ति के लिंग का ज्ञान नहीं होता और कौन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन की होती है। देखो कौन आया है या तुम्हें घर कौन ले जाता है, दोनों वाक्यों से सिद्ध हो गया कि उस स्थिति में जब आने वाला या जाने वाले के लिंग का हमें ज्ञान न हो, तो ऐसी स्थिति में हम पुल्लिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। आगे 9वां पॉइंट हम देखेंगे कि कभी कभी वाक्य ऐसे भी होते हैं जहां कर्ता के रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तीनों को आपको क्लियर कर दूं, बात करने वाला हमेशा उत्तम पुरुष, अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जिससे बात की जाती है उसे मध्यम पुरुष और अंग्रेजी में उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। बात सुनने वाला या जिसके बारे में बात की जाए उसे हम अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी में उसी को थर्ड पर्सन कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं, हम, आई, वी, ये उत्तम पुरुष है। तुम, तुम सब, तुम दोनों और अंग्रेजी में यू, ये मध्यम पुरुष और सेकंड पर्सन है। फिर राम, श्याम, सीता, यह, वह, ये सब जो होते हैं वे थर्ड पर्सन होते हैं। उसी को हम अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो जब वाक्य में ये स्थिति बनती हो कि कर्ता के रूप में प्रथम, मध्यम और उत्तम तीनों के रूप आए हों, अर्थात तीनों कर्ता के रूप में आए हों, तो उनका क्रम क्या होगा, किस सीक्वेंस में हम उनको लिखेंगे। तो उसमें पहले थर्ड पर्सन, अर्थात उसमें पहले अन्य पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष सबसे अंत में लिखा जाता है। ये उसका क्रम होता है। और तीनों पुरुषों के कर्ता आने के कारण उस वाक्य की जो क्रिया होती है वह भी उत्तम पुरुष के अनुसार ही होती है। आइए हम देखते हैं उदाहरण। राकेश थर्ड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन, हम फर्स्ट पर्सन। ये उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब ये और से जुड़े हैं, उसके बाद जो वाक्य की क्रिया होगी वो उत्तम पुरुष के कर्ता के अनुसार ही होगी। हम बहुवचन है तो यहां जाएंगे, राकेश, तुम और हम घर जाएंगे। उसी तरह दूसरा देखिए, राधा, तुम और मैं घर जाऊंगी। यहां भी राधा थर्ड पर्सन, तुम सेकंड पर्सन और मैं फर्स्ट पर्सन, अर्थात मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष और राधा अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। उसकी जो वाक्य की क्रिया है वह जाऊंगी, ऐसा
दिया गया है, तो ये जाऊंगी का प्रयोग मैं उत्तम पुरुष के कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हुआ है। इसलिए उदाहरण के रूप में आप इन दोनों को देख सकते हैं कि किस तरह से उत्तम पुरुष के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। बच्चों, अब इसके बाद हम 10वें और 11वें पॉइंट के रूप में आपको अगला कहते हैं। अब आप इसका 10वां पॉइंट वाक्य शुद्धि का देखिए कि किस तरह से यहाँ पर किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान देने के लिए एक वचन के कर्ता के साथ भी हम बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में भी एक फार्मूला है, टू गिव रिस्पेक्ट एनीवन वी यूज प्लूरल इन प्लेस ऑफ सिंगुलर। वही चीज है, सम्मान देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। आप देखिए, महात्मा गांधी अकेले हैं, सिंगुलर हैं, और यहां थे बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी यहाँ सिंगुलर हैं, उसके बावजूद भी थे प्लूरल, सम्मान देने के लिए क्रिया बहुवचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसी तरह रिस्पेक्ट देने के लिए पिताजी आए हैं, पिताजी अकेले हैं, और सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए हम आया है ऐसा ना कहकर आए हैं ऐसा कहते हैं। ये हमारी तहजीब है, हमारी संस्कृति है कि हम किस तरह से रेस्पेक्टिव वे में दूसरे के साथ पेश आते हैं। अगला है माता जी आई हैं। माता जी भी आने वाली अकेली हैं, सिंगुलर हैं, फिर भी आई हैं, बहुवचन की क्रिया का हमने प्रयोग किया। तो इससे सिद्ध होता है इस नियम के अनुसार कि रिस्पेक्ट देने के लिए एक वचन के कर्ता के साथ भी बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। इसके मिलता जुलता एक एग्जांपल और आपको बता दूं कि कुछ लोग अगर दूसरे रिस्पेक्ट ना दे रहे हो तो खुद ब खुद अपने से अपना रिस्पेक्ट लेने के लिए वो एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, नेताजी ने नौकर से कहा, हम मीटिंग में जा रहे हैं। जाने वाला सिंगुलर है, अकेला है, एक वचन है, लेकिन वो अपने लिए मैं की जगह हम का प्रयोग करता है और जा रहा हूं की जगह जा रहे हैं। हम मीटिंग में जा रहे हैं। अकेला व्यक्ति अपनी बात को प्रमाणित कराने के लिए कहता है हम कह रहे हैं, वो मैं की जगह हम का प्रयोग करता है और हम के अनुसार कह रहे हैं बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करता है। तो बच्चों, रिस्पेक्ट देने के लिए एक वचन के कर्ता के साथ बहुवचन का प्रयोग किया, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आइए इसका अगला हम देखते हैं कि जब कर्ता और कर्म दोनों के साथ उनके चिन्ह लगे हों, चिन्ह से मतलब कर्ता का चिन्ह है ने और कर्म का चिन्ह है को, जब ये दोनों वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों के चिन्ह लगे हों तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगी। एक बार फिर से देखिए, जब कर्ता और कर्म दोनों में उनके चिन्ह क्रमशः ने और को, कर्ता का चिन्ह ने और कर्म का चिन्ह को दोनों लगे हों तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगी। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, अध्यापक ने, अध्यापक सिंगुलर एक वचन, ने छात्रा को पढ़ाया।
अध्यापक कर्ता है, छात्रा कर्म है। अध्यापक करता है, कर्ता का चिन्ह ने उसके साथ लगा है। छात्रा कर्म है, उसका चिन्ह को उसके साथ लगा है। लेकिन क्रिया पढ़ाया, पुल्लिंग एक वचन का प्रयोग हुआ है। उसी तरह अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया। यहाँ अध्यापिका करता है, उसका चिन्ह ने साथ लगा है। छात्र कर्म है, उसका चिन्ह को साथ लगा है। फिर भी पढ़ाया, पुल्लिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसी तरह अध्यापकों ने बहुवचन कर दिया करता। अध्यापकों ने छात्राओं को पढ़ाया। यहाँ अध्यापकों ने कर्ता भी बहुवचन का है और छात्राओं को कर्म भी बहुवचन का है। तो छात्राओं के साथ कोच कर्म का चिन्ह लगा है और अध्यापकों के साथ ने कर्ता कारक का चिन्ह लगा है। इसके बावजूद भी अध्यापकों ने छात्राओं को पढ़ाया, पुल्लिंग एक वचन। पढ़ने पढ़ाने वाला चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, अगर दोनों के साथ उसके चिन्ह लगे हैं ने और को, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन में होगी। अगला, अध्यापिकाओं ने छात्रों को पढ़ाया। अध्यापिकाओं कर्ता है, ने उसका चिन्ह है कर्ता कारक का। छात्रों कर्म है, को उसका चिन्ह है, पढ़ाया क्रिया है। अब आप देखेंगे कि बहुवचन का कर्ता, बहुवचन का कर्म और दोनों के साथ उनके चिन्ह ने और को लगे हैं। इसीलिए उसकी जो क्रिया है वह पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त हुई है। बच्चों, ये आपका अन्वय, आपका लिंग वचन कारक का क्रिया के साथ मेल के आधार पर जो त्रुटियां होती हैं, उन्हीं त्रुटियों के सुधार के लिए ये आपको नियम और उदाहरण बताए जा रहे हैं। इसके आधार पर आप अधिक से अधिक उदाहरण खोजिए, अभ्यास कीजिए। आपको निश्चित रूप से उसमें दक्षता और पूर्णता प्राप्त होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं यही जगत की रीत है क्या? संघर्षों का नाम है जीवन, यही जगत की रीत है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष जीवन। कैसे है? इस परिभाषा को जानने के लिए आप छोटे से एक बीज की कहानी, पेड़ बनने तक, बीज से पेड़ बनने तक कितना संघर्ष करता है। उदाहरण है, बीज मिट्टी की परत के नीचे दब जाता है। जब कभी उसे नमी मिलती है तो उसमें नया जीवन धारण करने की परिकल्पना शुरू हो जाती है। वह अंकुरित हो जाता है। अंकुर कितना मुलायम होता है और जमीन की मोटी परत को फाड़कर ऊपर निकल आता है। ये उसकी जिजीविषा, जीने की प्रबल इच्छा का नाम है जिजीविषा। और जब थोड़ा और बड़ा होता है, पत्ते खाने वाले जानवर या बुरे विचार वाले लोग जो तोड़ फोड़ देते हैं उसे, और बड़ा होता है तो लोग काट छांट देते हैं, कभी पशु से खा जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। एक दिन इस दुनिया में बड़े दरख्त के रूप में, बड़े वृक्ष के रूप में, बड़े पेड़ के रूप में वो अपनी पहचान बना लेता है। ये कहानी ये सिद्ध करती है कि संघर्ष का ये इतिहास अगर एक बीज का पेड़ बनने तक है, तो एक मनुष्य को जीवन के पग पग पर मुश्किलों से दो हाथ करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है। पौधों को उगने दो, वृक्षों को बढ़ने दो। पौधों को उगने दो, वृक्षों को बढ़ने दो, तभी तो हम कहेंगे जियो और जीने दो। धन्यवाद।